chemical bonding and molecular structure. This is our chapter number 4 of class 11. ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं always I think of कि कोई भी अगर दो लोग हैं या तीन लोग हैं या चार लोग हैं वो आपस में फ्रेंड्स क्यों बनते हैं? Why do they become friends? One, we can say that they like each other. अब वो एक दूसरे में क्या लाइक करते हैं? Probably the properties of each other, characteristics of each other, nature of each other. ठीक है, एक रीजन तो ये हो सकता है कि दो लोग हैं वो मिले, उन दोनों को वो एक दूसरे को पसंद आए और वो दोस्त बन गए. ठीक है, दूसरा एक और रीजन भी हो सकता है जिसको हम लोग सेल्फिश मोटिव बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है बहुत ज्यादा क्लास का, उसके साथ दोस्त बनना चाहते हैं, बट वो इंटेलिजेंस जो उसकी है वो उसके सिर चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए, तब नहीं बनेंगे लोग फ्रेंड्स. वो क्यों उसके साथ फ्रेंड्स बन रहे हैं? ताकि वो उससे नॉलेज गेन कर सके. सो दैट इज अ सेल्फिश रीजन. बॉन्ड ओवर हियर बिकम्स, और इट इज नोन एज व्हाट? बॉन्डिंग मींस अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट पीपल. दैट इज बॉन्डिंग, राइट? अब बॉन्डिंग सेम के बीच में हो सकती है. अगर दो कोई लोग हैं उनकी नेचर सेम है, कंपैटिबिलिटी ज्यादा है, तब भी वो फ्रेंड्स बन सकते हैं. या दोनों की नेचर में कुछ कुछ फर्क है और वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, तब भी वो फ्रेंड्स बन सकते हैं. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग इन एटम्स. व्हेन वी टॉकिंग ऑफ एटम्स, हमारे पास जो एक क्वेश्चन आता है दैट इज कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन? क्या जरूरत पड़ी है एटम्स को कंबाइन करने के लिए? क्यों वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते अपने आप से एज इंडिविजुअल्स? ठीक है, तो उसके लिए डेल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और द स्मॉलेस्ट एंटिटीज ऑफ एनी मैटर व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सो कुछ एटम्स हैं जिनको मॉलिक्यूल्स बनाने की जरूरत नहीं, जैसे कि इनर्ट गैसेस हो गए, पर ऑलमोस्ट फिर भी सारे एटम्स हैं जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, उनको मॉलिक्यूल्स बनाने की जरूरत होती है. सो द क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस चैप्टर इज कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स? नंबर 1. नंबर 2, क्यों सिर्फ सर्टेन एलिमेंट्स ही कंबाइन करते हैं? व्हाई ओनली certain elements combine? ठीक है, why only certain elements combine to form molecules whereas the rest they exist free in nature? ये एक और क्वेश्चन आ गया. फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो हम डील करेंगे वो ये जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी, why atoms have fixed valency. Why atoms have fixed valency? जैसे एल्कली मेटल्स हमने कल पढ़ा था तो उसकी वैलेंसी हमने बोला पॉजिटिव 1 ही है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमने पढ़ा उसकी वैलेंसी +2 ही है. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों सारों की जो वैलेंसीज हैं वो एक जैसी नहीं होती, या किसी एक ग्रुप की वैलेंसी क्यों फिक्स्ड रहती है? दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. एंड देन लास्ट ऑफ ऑल, why molecules have specific shapes, right? कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे जो कोवलेंटली मॉलिक्यूल्स होंगे वो पढ़ेंगे हम, उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है. कुछ मॉलिक्यूल्स लीनियर हैं, कुछ बेंट है, कुछ पिरामिडल है, कुछ स्क्वायर प्लानर है, तो सबकी शेप्स अलग-अलग होती है. तो वी आर गोइंग टू डील विद दीस क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. व्हाई डू एटम्स कंबाइन? व्हाई ओनली सर्टेन एटम्स कंबाइन? Why atoms have a fixed valency and why molecules they have specific shape? So let's answer the questions one by one. Let's go on to the first question we have written over here. Why atoms combine? For the combination of atoms, there was a rule which was proposed. The first reason as to why atoms combine, which was known as the octet rule. ठीक है? According to this rule, there were two scientists by the name of Cossel and Lewis.
दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें इसके बारे में हमें बताया। दे सेड कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं ताकि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा सके, ठीक है। सो वी से दैट एटम्स कंबाइन टू अटेन अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग नियॉन ले जैसे, तो नियॉन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6। सो आउटरमोस्ट शेल में इट शुड हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन it was said that the valence shell had how many electrons? It had 8 electrons, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल यही बन गया कि कोई भी एक एटम जो है वो कंबाइन करता है in order to get a noble gas configuration which is NS2 NP6 or to attain 8 electrons in the outermost shell, ठीक है। So what is the octet rule? Octet rule is the principle of attaining principle of attaining 8 electrons in the outermost shell or the valence shell. So this was the reason why atoms they are combining, right? So इसी के basis पे जो first structures दिए गए on the basis of octet rule, they were given by Lewis in order to show the number of electrons in the valence shell, और इनको हम बुलाते हैं क्या है? They are known as लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये आपको बनाने के लिए आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, राइट। सो इसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी बुलाते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रॉन सिंबल्स भी बुलाते हैं, या हम इसको डॉट सिंबल्स भी बुलाते हैं। डॉट्स जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हम करेंगे, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Now the question now comes is कि लुईस ने इनर इलेक्ट्रॉन्स को क्यों शो नहीं किया और क्यों सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ही शो कर रहे हैं? रीजन बिहाइंड दैट वाज कि सिर्फ जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एक रिएक्शन में या किसी भी एक बॉन्डिंग में, ओके। रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट। Therefore, it was essential कि सिर्फ जो outermost electrons है उन्हीं को शो किया जाए। जैसे हम अगर सबसे पहला वाला एलिमेंट ले लें पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है that is 1s1। So outermost में 1 इलेक्ट्रॉन ही है, so इसको हम शो कर सकते हैं by putting only 1 dot, right? उसके बाद अगर हम लोग लिथियम में चले, Although lithium के पास number of electrons 3 है, but again we are only going to represent the outermost electron। तो lithium का जो electron dot structure या Lewis dot structure है, that is again 1 electron on lithium। क्योंकि inner electrons को हम show नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ outer electrons को show कर रहे हैं, ठीक है। Same is the case with sodium। Electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1। So again जब इसका भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसके पास भी आउटरमोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। सिमिलरली इफ वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट बेरिलियम, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। So outermost में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। Yes sir। So बेरिलियम के ऊपर हम 2 डॉट्स दे सकते हैं। Yes sir। राइट। कैल्शियम के साथ भी सेम है,
outermost में it will also have only 2 electrons because it belongs to the same family of alkaline earth metals. So calcium maybe we can put 2 dots. Dot over here represents an electron. So by looking at the Lewis dot structures हमें पता चल जाता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम और कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Then if in case we are taking oxygen, oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. So valence shell has 6 electrons over here. So oxygen के ऊपर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स शो करने? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? Yes sir. क्लियर हो गया? उसी तरह से आप फ्लोरीन ले लो. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5. So valence electrons 5 and 2 is 7. Yes sir. Okay, so we can show this by putting 7 electrons. Is it clear? So when we talking of valence of an electron, तो valence क्या हुआ? Either it is the number of electrons in the valence shell. जैसे for example, अगर हम वैलेंसी हाइड्रोजन की लेते हैं, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है outermost shell में. Yes sir. ठीक है? So इसका वैलेंस कितना हो गया? It is going to be equal to 1. Right? Similarly, lithium के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है outermost shell में, तो उसका valence is also equal to 1. Or valence is equal to 8 minus the number of electrons in the valence shell. Yes sir. Right? Like for example, let's go to oxygen. Oxygen के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 और 2 6. तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 minus 6 that is equal to 2. Right? Yes, Similarly, fluorine के पास outermost में कितने हैं? 5. So 8 minus 7. 8 minus 7 that is equal to 1. So that is the valency. Either it is equal to the number of electrons in the valence shell, or it is equal to 8 minus the number of electrons in the valence shell. Okay? That is valency. एक ग्रुप में हमने कल पढ़ा था कि अगर हम एक ग्रुप ही स्टडी कर रहे हैं तो उस ग्रुप की वैलेंसी सेम होती है. Yes. जैसे अगर हम एल्कली मेटल्स लेते हैं तो एल्कली मेटल्स की जो वैलेंसी है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू +1. Yes. Whether it is lithium or it is sodium or it is potassium or any other alkali metal. Similarly, alkaline earth metals की जो वैलेंसी होगी that is going to be equal to 2. ठीक है? जितने भी alkali metals हैं सबकी 2 होगी. बोरोन फैमिली की कितनी होगी? 3. कार्बन फैमिली की कितनी होगी? 4 and so on. Yes. ठीक है? So this was one property which we talked of yesterday and said कि जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं उसको वैलेंसी है in a group that does not change, right? Down the group that is not going to change. Then let's come back to octet rule once again. Now as it was put forward कि एक कोई भी atoms जो है वो combine करते हैं to complete its octet, इस करके वो stable configuration में जाते हैं और वो molecules बनाते हैं. पर बहुत सारे exceptions हैं to this rule. If we are talking of exceptions to this rule, तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के पास कॉम्बिनेशन करके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं. Yes, फिर भी the molecule of hydrogen that is stable. Why? ये तो अपना octet complete नहीं कर रहा ना. Yes, sir. Right? So hydrogen का जो molecule है that is violating the octet rule. Right? In a similar manner, there are certain others. जैसे for example SF6 हमने ले लिया. Okay? अब SF6 जो है इसमें outermost shell में 12 electrons हैं. More than 8 हो गए. Right? Such species which has more than 8 electrons, it is said to be axis octet. 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा. ठीक है? तो उसे हम क्या बुलाते हैं? एक्सिस ऑक्टेट. अब इसके पास 12 है. Still it is stable. Again it is violating the octet rule. Isn't it? Next,
if we take an example of BF3, so BF3 में number of electrons that is 6, less than 8, still it is stable. Such systems जिसमें 8 से कम electrons होते हैं, they are said to be deficient octet. Okay, yes, so whether in the case of hydrogen we are seeing there are only 2 electrons, or in the case of SF6 we are seeing there are 12 electrons, or in the case of BF3 we are seeing there are 6 electrons, still all these molecules are stable. Yes. After looking at these molecules, it was suggested कि सिर्फ octet ही जो हम क्राइटेरिया ले रहे हैं वही क्राइटेरिया करेक्ट नहीं हो सकता बॉन्डिंग के लिए, कोई और रीजन भी होना चाहिए, right? Yes. So now to look at other reason, the second reason which was suggested, that was the lowering of energy due to formation of bond, right? क्या देखा गया कि जब भी दो एटम्स को हम क्लोज लाते हैं, दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे शुड बोथ रिपेल ईच अदर, ठीक है? पर जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स को पास लाते हैं तो वो एनर्जी लूज करते हैं, ओके, ड्यू टू रिपल्शन. अगर वो एनर्जी लूज करेंगे तो एक कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी लूज करता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक पत्थर यहाँ पे रखा, ठीक है, और उस पत्थर को हमने किक मार दी, क्या वो पत्थर इधर से इधर कहीं तक रुकेगा? नहीं रुकेगा. क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है when traveling from this portion to this portion, it is maximum. खूब एनर्जी के साथ वो नीचे को लुढ़क रहा है, राइट? सो अगर वो एनर्जी के साथ लुढ़क रहा है तो इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, ठीक है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. किसी सिस्टम की अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है? हैव यू अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, कि ये वाला पत्थर जो है वो सीधा जाके नीचे रुकेगा, ओके, वेयर इट हैज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. यहां पे भी यही हो रहा है, जब भी कोई दो एटम्स पास आते हैं तो वो एनर्जी लूज करेंगे, और अगर वो एनर्जी लूज करते हैं तो वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे. सो दे कम closer to each other in order to lose energy and thereby gaining stability. ठीक है? Clear हो गया? Yes, sir. Okay. Now, depending upon this, we are going to discuss the kind of bonds. The first kind of bond which we are going to discuss, that is the ionic or electrovalent bond. Ionic or आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. क्या होता है आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड? इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? मतलब कि एक एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, सो एज टू अटेन नियरेस्ट noble gas configuration, right? So as to attain the nearest noble gas configuration, that is what ionic bond is. अब जब एक ionic bond बनता है तो उसमें जो forces of attraction होती है
they are electrostatic forces of attraction. क्यों electrostatic? Because दो different kind of ions इसमें बनेंगे. One is positively charged ion and the other one is negatively charged ion. Opposite ions attract करते हैं और जब opposite ions attract करते हैं तो the forces of attraction are due to movement of electrons. So इसलिए हम उसको electrostatic forces of attraction बुलाते हैं. An example which we can take over here is सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में. तो ये सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की अटेन कर सकता है. उसी तरह से क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो आर्गन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकती है. तो इसलिए सोडियम डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज. ठीक है. एक जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है. सो पॉजिटिवली चार्ज जो ये बना, we have already studied that this is known as the cation, है ना. और जो नेगेटिवली चार्ज, दिस इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज नोन एज द एनायन. ठीक है. सो केटायन एंड एनायन दे फॉर्म NaCl. सो Na पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन which is of neon, और Cl negative की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है that is of argon. Yes, okay, so this is what an ionic bond is. Let's do the formation of certain bonds. ये हमने एक कर लिया NaCl. सेकेंड हम करते हैं कैल्शियम फ्लोराइड. लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही करना है. कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. फ्लोरीन के पास यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस 1 इलेक्ट्रॉन it goes here and the other electron goes to the other fluorine such that we get a molecule of, क्योंकि कैल्शियम इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है. और फ्लोरीन इज गेनिंग 2 फ्लोरीन, ईच ऑफ द फ्लोरीन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है. सो यहाँ पे जो कैल्शियम है इसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बुलाते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा है, और फ्लोरीन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बुलाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अटेन कर रहा है. ठीक है. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बिलोंग करता है. ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. So this magnesium donates both its electrons to oxygen. So as a result of which we get a molecule with Mg2 positive and O2 negative. क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं तो इसलिए उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं इसलिए उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है. Have you understood? Similarly, we can also take the example of sodium sulfide. Sodium sulfide, which is Na2S. Okay. अब यहाँ पे सोडियम के पास 2 सोडियम है. Both will have 1 electron in the valence shell. सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. So
ये वाला सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये वाला सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। एज अ रिजल्ट वी गेट अ मॉलिक्यूल एंड H2 नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, राइट। अब लेट्स गो ऑन टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, हाउ एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ओके, जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, हमने अभी इतने सारे एग्जांपल्स करे, तो उसमें हमने देखा कि जब भी एक आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। सो इसका मतलब जब भी हम एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो इट शुड डिपेंड अपॉन द ईज with which cation is formed, या the ease with which an element loses electrons। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड लैटिस मतलब cation is formed, या हम लोग बोल सकते हैं the ease with which एनायन इज फॉर्म्ड। जितनी इजीली कैटायंस और एनायंस बनेंगे उतनी ही इजीली वो कंबाइन करेंगे, है ना, और कंबाइन करके वो क्या बनाएंगे फिर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, राइट। कोई लंबे क्रिस्टल्स, कोई स्क्वायर क्यूब क्रिस्टल्स, कोई डिफरेंट शेप्स के वो क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो क्रिस्टल्स कब बनते हैं, जब यहाँ पे कैटायन बन गया, यहाँ पे एनायन बन गया। अब ये कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आएंगे और वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, लैटिस। ठीक है, सो थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अरेंजमेंट ऑफ positive and negative ions in a crystal lattice. That is, these are the three criteria या three steps for the formation of ionic bond. So let's understand these by using the factors on which formation of ionic bond depends, right? इसके साथ ही हम कंपेयर करेंगे फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बुलाते हैं, राइट। अब कैटायन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जरूरी है ना। सो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी उतनी इजीली कैटायन बनेगा। ठीक है, सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, right? Ionization energy is required, and lesser the value of ionization energy, या lower the value of ionization energy, low value of ionization energy facilitates the formation of cation, right? So किसी भी एक cation को फॉर्म करने के लिए
हमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम चाहिए, लो, राइट। सिमिलरली एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन one electron or when electrons are added to an isolated gaseous atom, that is electron gain enthalpy. तो अगर हम electrons add कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? anion, right? So for formation of, and we also know that ये जो होती है electron gain enthalpy, that is going to be negative. Yes, ma'am. Okay. So अगर negative है तो जितनी ज्यादा negative value होगी उतनी easily electron add होगा, right? So electron gain enthalpy we should have higher negative value of electron gain enthalpy. Higher negative value of electron gain enthalpy. ठीक है? अब कैटायन बन गए हमारे पास with low ionization energy, एनायन बन गए विद हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन दोनों को अब कंबाइन करना है तो थर्ड जो है दैट इज लैटिस एनर्जी। क्या होती है लैटिस एनर्जी? लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of cations combined with 1 mole of anions, 1 mole of cations combined with 1 mole of anions to form a crystal lattice. ये जो लैटिस एंथैल्पी होती है इसको हम डिनोट करते हैं बाय U, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है वैसे ही लैटिस एनर्जी जो है दैट इज आल्सो नेगेटिव। ओके, सो नेगेटिव जितनी हायर वैल्यू, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, राइट? अगर सिस्टम से एनर्जी निकलेगी तो हमने क्या पढ़ा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है एंड सिस्टम इज बिकमिंग मोर स्टेबल। ओके, सो लैटिस एनर्जी नेगेटिव, ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू of lattice energy, more stable is the compound. More stable is the compound, right? अब लैटिस एनर्जी जो है ये भी फर्दर डिपेंड करती है on various factors. We have understood that for formation of a stable compound, the value of lattice energy should be negative, है ना? So lattice energy भी फर्दर डिपेंड करती है factors on which lattice energy depends. फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी दैट इज द साइज ऑफ द आयंस। साइज ऑफ द आयंस, इसमें यू कैन राइट डाउन स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज, lesser the internuclear distance. Smaller the size, lesser the internuclear distance, और अगर internuclear distance ज्यादा होगा तो लैटिस एंथैल्पी जो होगी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। So larger is the lattice enthalpy. Second, it depends upon charge of the ions.
forces. Greater charge, greater attractive forces, greater the lattice energy. ठीक है, सो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी. साइज ऑफ द आयंस, साइज छोटा होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस छोटा होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. अगर चार्ज ऑफ द आयन ज्यादा होगा तो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होती है. ठीक है, so this is what your ionic bond is. Okay, so let's write down the general characteristics of ionic bonds. General characteristics of ionic compounds. When we talking of characteristics of ionic compounds, तो इसमें आप फर्स्ट लिखो, ionic compounds usually exist as crystalline solids. So they exist in the form of crystals and they are generally solids. ठीक है, जैसे for example, if you are doing NaCl, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इसमें केटायंस और एनायंस को एक डेफिनेट जगह मिली होती है बैठने के लिए. हर कहीं जाके केटायंस और एनायंस नहीं बैठ सकते. ओके, सो दैट इज व्हाट क्रिस्टलाइन इज. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NaCl का क्रिस्टल कर रहे हैं तो इसमें एवरी सोडियम is surrounded by 6 chloride ions. ठीक है, every sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. ओके, अब जो सोडियम को सराउंड करता है नंबर, उसे हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ कि अगर सेंट्रल एक आयन है और उसको जितने आयन सराउंड कर रहे हैं और टच कर रहे हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बुलाते हैं. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सोडियम को कितने क्लोराइड के आयन्स टच कर रहे हैं? 6. सो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 6. ओके, सिमिलरली एवरी क्लोराइड आयन is surrounded by 6 sodium ions. ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्लोराइड आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6. Got it? So this is what the first characteristic is. Second characteristic is they have high melting and boiling points. Okay, क्यों high melting and boiling points है? Because of electrostatic forces of attraction. These are the strongest forces of attraction. Electrostatic forces of attraction, ये जो है they are the strongest forces of attraction. इसलिए इनके जो melting और boiling points होते हैं they are high. ठीक है. Third is all ionic compounds are soluble in water. Right? Water जो होता है that is a polar solvent और इसमें भी ions present रहते हैं.
So ये सारे के सारे जो है they are going to be soluble water. जो भी ionic compound होगा they all are soluble. जैसे NaCl soluble, calcium chloride soluble, magnesium chloride soluble, potassium chloride soluble. तो सारे ionic compounds are soluble in water. ठीक है? फिर next they are good conductors of electricity. They are good conductors of electricity, right? अब क्या होता है कि electricity is conducted either by movement of electrons. अगर electrons move कर रहे हैं तो वो electricity conduct करते हैं, या electricity is conducted by movement of ions, right? तो अगर हम लोग ionic कोई भी compound लेते हैं तो उसमें ions होते हैं, वो ions move करेंगे सिर्फ अगर वो melted form में है या वो aqueous form में है. सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट. ठीक है? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड्स. Okay, so they are conducting electricity by because they have ions which move and they carry electricity. Yes, sir. Right? Then the last is they have ionic reactions. Ionic reactions का मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो किसी भी ionic compounds को react कर रहे हैं तो ऐसे reactions होते हैं फटाक से. Right? Why? Because दोनों के ions एकदम से अलग अलग हो जाते हैं और नए ions बना के नए compounds बन जाते हैं. ठीक है? So they show ionic reactions. An example which we can take over here is that of AgNO3 plus NaCl. जैसे हम इन दोनों को मिक्स करते हैं वैसे ही हमारे पास एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है which is of AgCl. Right? Yes, sir. So the reactions, ionic reactions, they are going to be very, very quick. Got it? Yes, sir. So this is your first kind of bond which we have done over here. That is the ionic bond. Okay?